कह रहे कि फॉरेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है साथियों, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। जब इससे ज्यादा हो जाता है तो फिर कहा जाता है कि भाई साहब तापमान बढ़ चुका है, यानी कि बुखार है, फीवर है, फिर उसको ये नाम दिया जाता है। उसके बाद देखिए ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में तो हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है ब्रह्मांड में। सही जवाब आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए होगा हाइड्रोजन। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ये किसने प्रतिपादित की थी। तो ये आइंस्टीन ने प्रतिपादित की थी। साथियों सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। तैरने का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ये आर्किमिडीज के द्वारा की गई थी। तैरने का सिद्धांत जो दिया था वो आर्किमिडीज ने दिया था। थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है। तो ये साथियों आयोडीन की कमी के कारण होती है, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इस बार आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो साइटोलॉजी में साथियों कोशिका का अध्ययन किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगला देखिए एथलीट फुट रोग ये किसके कारण होता है। एथलीट फुट रोग की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है, एथलीट फुट रोग कवक के कारण होता है। अगला देखिए ब्लड क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या ये एक संयोजी ऊतक है या उपकला ऊतक है या दोनों है। तो मैं कहूंगा ये एक संयोजी ऊतक है। सही जवाब आपका ऑप्शन। मानव लीवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है, ये आपको यहां पर बताना है। तो विटामिन ए की बात चल रही है। मानव लीवर में विटामिन ए पहले से मौजूद होता है। विकास का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था। तो डार्विन ने किया था। किसने किया था, विकास का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये पैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्या सौर विकिरण की अगर हम बात करते हैं तो ये पैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, बताइए। तो किसके द्वारा किया गया था, कि रोंटगन के द्वारा किया गया था। मैं कहूंगा बिल्कुल एक्सरे का आविष्कार रोंटगन नहीं किया था। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था, बताइए। तो इनका नाम है जी ब्रॉडशॉ और जी ब्रॉडशॉ ने ही स्कूटर का आविष्कार किया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये आपको यहां पर बताना है। सेल्यूलोज की बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। अगला देखिए अफीम के किस भाग में मार्फिन की प्राप्ति होती है। ये भी बहुत शानदार सवाल है। यहां पर आप लोग साथियों याद रखेंगे फल आवरण, अफीम के कहां पर फल आवरण में मार्फिन की प्राप्ति होती है। किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है। तो किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है, मैं कहूंगा दालचीनी आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है। देखिए ये बहुत ही छोटे फूल वाले पौधे की अगर हम बात करें तो वोल्फिया आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाए जाते हैं। क्या आपको पता है साथियों, जो हेलोफाइट्स टाइप के पौधे होते हैं ये सूर्य प्रेमी कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मुझे बताइए। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं साथियों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। तो सबसे बड़ा अंग की अगर बात करें तो लीवर है। क्या है साथियों, लीवर है। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन बनती है। देखिए इसमें साथियों त्वचा नहीं है। त्वचा जो है ना ये भी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लेकिन ये बाहरी अंग है। बाहरी सबसे बड़ा अंग कौन सा है मानव शरीर का, तो त्वचा है। आंतरिक की जब हम बात करते हैं तो आंतरिक के अंतर्गत साथियों लीवर आता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एलपीजी में किस गैस के भराव के कारण उसके लीकेज होने का पता चल जाता है। तो एथाइल मरकैप्टम की अगर बात करें, ये आपके सवाल का जवाब होगा। एलपीजी में जब ये भराव नहीं जो मतलब लीकेज वगैरह होने लगती है ना, तो एलपीजी के अंदर एथाइल मरकैप्टम होती है। इसकी वजह से जब वो निकलती है एलपीजी तो ये भी निकलने लगती है और फिर इसकी गंध से पता चल जाता है कि लीकेज हो रहा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या है। तो CO2 ये क्या है, ये प्रोड्यूसर गैस का सूत्र है। उसके बाद देखिए आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो कौन सा होता है, मैं कहूंगा लिथियम की अगर बात करें तो ये आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व होता है। टीकाकरण के जनक साथियों कौन है, यानी कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो एडवर्ड जेनर इनका नाम है और यही टीकाकरण के जनक कहलाए जाते हैं। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है। तो फोटोन की अगर बात करें तो ये प्रकाश की एक मूलभूत इकाई है। अगला देखिए एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। तो प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों दूरी की इकाई होती है। दूरी ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई साथियों क्या है, डेसिबल है। क्या है साथियों, डेसिबल है। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो Na2CO3 ये क्या है, ये वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला है। अगला देखिए कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र की अगर बात करें तो CaNO3 ये क्या है, ये कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है। अगला देखिए भोजन की ऊर्जा किस इकाई से मापी जाती है। तो कैलोरी से मापी जाती है। कहते नहीं कि भाई एक रोटी खाई तो 80 या 100 कैलोरी आपको मिल गई। तो भोजन की ऊर्जा जो है वो कैलोरी से मापी जाती है। राइट आंसर अगर आपका ए था तो बिल्कुल सही था। टेस्ला किसकी इकाई है। तो टेस्ला की अगर बात करें तो ये प्रेरण की इकाई है, इंडक्शन की इकाई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। RH फैक्टर साथियों किससे संबंधित है। तो बंदर से, भालू से, कुत्ते से, शेर से, मैं कहूंगा बंदर से संबंधित है RH फैक्टर। उसके बाद देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता की अगर बात करें तो डायोप्टर जो है ना ये लेंस की क्षमता का मात्रक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है साथियों, 46% जो है ना ये यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। उसके बाद देखिए मार्श गैस के रूप में किसे जाना जाता है। तो मार्श गैस के रूप में किसे जाना जाता है, मैं कहूंगा मीथेन गैस को साथियों मार्श गैस के रूप में जाना जाता है।
उसके बाद देखिए अगला सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य उत्तरदायी गैस की अगर बात करें तो अब मिथाइल आइसोसाइनेट आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो किसानों का मित्र किसे कहा जाता है साथियों? केचुए को कहा जाता है, किस केचुए को ही तो कहा जाता है किसानों का मित्र। उसके बाद देखिए, कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो पता साथियों, एक बीमारी होती है जिसका नाम है इटाई इटाई बीमारी, इटाई इटाई रोग। कैडमियम प्रदूषण से इटाई इटाई नामक रोग होता है। बल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो बल में कौन सी गैस होती है साथियों? आर्गन गैस होती है बल में। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। फलों को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मिथाइल का या एथिलीन का, मैं कहूंगा साथियों एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जब भी सवाल सातु आए तो ये क्या है? ये एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही था। किस चीज से बने कपड़े जल्दी सिकुड़ते नहीं है? तो साथियों पॉलिस्टर से बने कपड़े जल्दी सिकुड़ते नहीं है, ये भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? तो कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, यही ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है। राइट आंसर आपका ए है। अगला देखिए, रात में पेड़ों के नीचे सोना उचित नहीं है, क्यों? क्योंकि रात में पेड़ छोड़ते हैं। रात में पेड़ क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया? तो किसने किया साथियों? इनका नाम क्रिश्चियन बर्नार्ड है, और क्रिश्चियन बर्नार्ड आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड नहीं किया था। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कहां किया गया? अच्छा ठीक है, कहां पर किया गया? तो साउथ अफ्रीका में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है रक्त का थक्का बनने में। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है ना, ये दांतों और हड्डियों में ही पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पावोक्रिस्टेटस की अगर बात करें तो ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। पहला सवाल है रीजनिंग का, कहेंगे सभी भेक मेंढक है। तो देखिए सभी भेक, ये क्या हो गए? ये भेक हो गए, और ये सभी भेक क्या है? ये कि सभी के सभी भेक साथियों मेंढक यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद कहने के सभी मेंढक जो है ना, ये सभी मेंढक क्या हो गए साथियों? सभी मेंढक आपके सांप हो गए। अब निष्कर्ष देखिए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ सांप भेक हैं, देखिए कुछ सांप भेक हैं, बिल्कुल इतने सांप भेक हैं, ये बिल्कुल सही है। कुछ मेंढक भेक है, बिल्कुल कुछ मेंढक भेक हैं, इतने मेंढक भेक हैं, ये भी बिल्कुल सही। यानी कि यहाँ पर तो दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या बताइए, यानी कि इनमें से सबसे अलग कौन सी संख्या है? 97, 65, 26, 52। थोड़ा सा ध्यान से अगर हम देखेंगे तो मेरा मानना है कि ये तीनों संख्याएं जो है 13 से विभाजित है, यानी कि 13 के पहाड़े में आती है, 13 के टेबल में आती है, लेकिन ये 13 से विभाजित नहीं है, अर्थात 13 के टेबल में नहीं आती है, तो यही आपका जवाब होगा। 13 पंजे 65, 13 दूना 26, 13 चौक 52। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों, क्या बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों, ऐसे एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आपसे यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है कि रोग लक्षण विद्या यानी कि पैथोलॉजी का संबंध रोग से है, डिसीज से है, यानी कि रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। तो उसी प्रकार कौन सा संबंध साथियों यहाँ पर होगा, ये आपको यहाँ पर बताना। देखिए खगोल पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाया जाता है ना। तो मैं कहूंगा साथियों, खगोल पिंडों कह लो या ग्रहों कह लो, ग्रहों के अध्ययन को कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, खगोल शास्त्र कहा जाता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध का अगर गुमनाम है तो पागल का क्या होगा? मूर्ख, समझदार, नाली या साथियों चालाक। देखिए कहीं प्रसिद्ध और गुमनाम, पागल तो समझदार ही यहाँ पर आएगा साथियों। समझदार कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नंबर सीरीज का सवाल, ही बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन है साथियों। देखिए आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहले 109 आया है, उसके बाद 105 आ गया है, उसके बाद 89 आ गया है, उसके बाद 53 आ गया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए अगर हम 109 में कितने घटाएं, मैं कहूँगा 4 घटा दें तो 105 आ जाएगा। 105 में हम कितने घटाएं जरा देखिए, 11 इधर घटाए गए हैं और 5 ये, तो मैं कहूँगा 16 घटाए गए हैं। यहाँ पर कितने घटाए हैं? देखिए 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों? 6 बचेगा, और 8 में से ये 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने घटाए जाना चाहिए कि आपका आंसर बहुत आराम से आ जाए। अब देखिए थोड़ा सा और अगर आप चलेंगे तो 4 में कितना बढ़ाया गया है, अगर बात करते हैं साथियों 12 बढ़ाया गया है। यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है साथियों? 0 और 2 20 बढ़ाया गया। अब देखिए यहाँ पर कितने के जिक्र है? 8 का, 8 बढ़ोतरी है, तो यहाँ पर भी 8 बढ़ाएंगे आप। 12 से 20 हुआ है, 8 बढ़ाया गया, 20 से 28 हो जाएगा, 8 बढ़ाया गया है। यानी कि 4 में 12 बढ़ाया 16 हुआ, 16 में 20 बढ़ाया 36 हुआ। अब 36 में 28 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर वाला नंबर हमें मिल जाएगा। 6 और 8 होता है 14, 14 का 4 हासिल लग गया 1, और ये 6 64। यानी अब देखिए 109 में 4 घटाया तो 105 आया, 105 में 16 घटाया तो 89 आया, 89 में 36
31 घटाया 53 आया। 53 में 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 11 आएगा, और 11 माइनस का आएगा, ध्यान रखिएगा। तो माइनस का 11 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि ए एक्स ई को 120 लिख दिया गया, तो एफ डबल ई को सातु क्या लिखा जा सकता है, 60 80 150 20। देखिए कोशिश हम करते हैं, ए 1 पर होता है, एक्स होता है 24 पर, ई होता है 5 पर। अगर इन सबको हम टोटल करते हैं तो ये सातु जाकर 30 बैठता है, लेकिन 30 से यहाँ पर 120 बनाएगा कैसे भाई साहब, देखिए 30 चौक होता है 120, ठीक है। अब ये होता है आपका 6 पर, ये 5 पर और ये 5 पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो अगर हम 16 देखिए 30 की गुणा 4 से कराई गई तो 16 चौक कितना हो जाएगा, 64। 64 यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखिए इसकी गुणा 3 से करा गई, मान लीजिए इसकी गुणा अगर हम 5 से कराते हैं तो 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है। क्या 80 ऑप्शन में, 80 ऑप्शन में हमें दिख रहा है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपके सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और साथियों बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको सबसे अलग बताना है, सबसे अलग कलर कौन सा है, लाल, बैगनी, नीला या पीला। देखिए आपने प्राथमिक कलर सुने होंगे, है ना, आपने प्राथमिक रंग सुने होंगे, तो लाल, नीला, पीला तो प्राथमिक रंगों में आता है, लेकिन बैंगनी प्राथमिक रंगों में नहीं आता है। तो सबसे अलग आपका जो कहलाया जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बैंगनी वाला ही कहलाया जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि कुछ क्रोध शोक हैं। तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, ये क्रोध हो गए, और कुछ क्रोध मान लेते इतने क्रोध साथियों क्या हो गए, इतने क्रोध जो है ना वो शोक हो गए। कुछ शोक प्यार हो गए, कुछ शोक यानी कि इतने शोक क्या हो गए साथियों, इतने शोक आपके प्यार हो गए। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ शोक क्रोध हैं, कुछ शोक क्रोध हैं, बिल्कुल इतने शोक क्रोध हैं, ये सही है। कुछ प्यार शोक हैं, कुछ प्यार शोक है, इतने प्यार शोक हैं, बिल्कुल सही। यानी कि यहाँ पर आपके दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। देखिए आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहले 9 है, उसके बाद 31 है, उसके बाद 38 है और उसके बाद 65 है, उसके बाद अगला नंबर कौन सा आ सकता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए 9 से अगर 21 हुआ है तो मेरा मानना है कितना, यहाँ पर 12 बड़ा है। यहाँ पर अगर बात करते हैं सातु कितना, 17 यहाँ पर बड़ा है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं देखिए 65 में से 38 को जाना है, यानी कि 15 में से 8 जाएगा तो 7, तो 7 बचेगी, ये 5 हो गया, 5 में से 2 27 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बढ़ेगा, देखिए यहाँ पर आपने कितना बढ़ाया 5, यहाँ पर आपने 10 बढ़ाया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप 15 बढ़ाओगे, तो 27 और 15 कितना होता है, 27 और 15 आपका 42 होता है। अब देखिए 9 में आपने 12 बढ़ाया तो 21 हो गया, 21 में आपने 17 बढ़ाया तो 38 हो गया, 38 में 27 बढ़ाया तो 65 हो गया, 65 में 42 बढ़ाओगे तो ये वाला नंबर हमें मिल जाएगा। तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और ये आपका 10 107 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि कहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल इस वीडियो का देखिए साथियों, है ना, तो ये बहुत शानदार सवाल है साथियों, इस सवाल को देखिए और बताइएगा आपका जवाब क्या होगा। 8 मित्र हैं ABCDEFGH, दोपहर के भोजन के लिए एक वृत्ताकार मेज के आसपास एक दूसरे के सामने बैठे। ठीक है, सवाल अब यहाँ से स्टार्ट होता है। 8 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। आपसे कहा जा रहा है कि A D के सामने बैठा है और B की दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है भैया, तो ए की अगर बात करते हैं, ये डी के सामने बैठा है और ए जो है ना ये बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो बी यहाँ पर बनेगा, बी के दाएं तीसरे स्थान पर ए है, देखिए 1 2 3, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए और एफ के बीच में जी है, तो ए और एफ यहाँ पर बनाए या ए और एफ यहाँ पर बनाए, नहीं पता तो इसको स्किप कर दो। उसके बाद देखिए सी और डी के बीच में ई है, तो सी और डी, देखिए सी और डी के बीच में कौन है, ई है, तो ई सातु आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी, ए और एफ के बीच में जी है, तो ए और एफ के बीच में जी है, जी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, अब बचा कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी, एच बचा है, तो एच आपका यहाँ पर आ जाएगा। कहा जा रहा है आपसे कि सी के सामने कौन बैठा हुआ है, तो सी के सामने कौन बैठा है, सी के सामने एफ बैठा है, और एफ आपके ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो ए अगर आपका जवाब है तो मैं कहूँगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर खर्च करता होगा और 55% पर साथियों, जो 55% जो है ना ये कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष हैं तो उसकी कुल आय कितनी होगी, आपसे पूछी जा रही है। देखिए वो खर्चा कितने प्रतिशत करता है टोटल, वो 35% तो खर्च करता है भोजन पर और 55% खर्च करता है साथियों कपड़े पर, यानी कि टोटल वो कितने प्रतिशत खर्च करेगा, 90% खर्च करेगा। तो टोटल होता है कितना साथियों, 100% होता है, 90% उसने खर्च कर दिया, बचा कितना साथियों, 10% बचा, यानी कि अभी उसके पास कितने रुपए शेष हैं, 10% शेष हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अभी उसके पास जो है ना 400 रुपये शेष है, यानी कि 10% जो है ना ये 400 रुपए के बराबर है। तो उसकी कुल आय कितनी होती है भाई साहब, कुल आय 100% होती है, तो 10% 400 है, तो 100% आय कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। तो कुल मिला के 4000 कहां पर है, 4000 आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि 2 पाइप हैं, पाइप ए और पाइप बी,
पाइप ए 12 घंटे और पाइप बी 15 घंटे में टैंक को भर सकता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ए जो टैंक है ये 12 घंटे में भर देता है और जो टैंक बी है ये 15 घंटे में सातों उसको भर पाता है। जबकि एक तीसरा पाइप है जिसका नाम सी है, और सी की अगर बात करें ये 10 घंटे में टैंक को खाली कर देता है। 10 घंटे में टैंक को खाली कर देता है ना। 10 घंटे की अगर बात करें ये टैंक को सातों खाली कर देता है, तो माइनस लगा लेते हैं क्योंकि ये खाली कर रहा है। अच्छा, उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि सभी 3 पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। देखिए, एक ऐसा नंबर हम लेंगे जो कि 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। तो मेरे जहन में आया 120 वो नंबर है। अब इसको कट कर लीजिए। देखिए 12 दाम 120 और 15 अट्ठे 120 और 10 यहाँ पर 7 12 आ जाएगा, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल होके। कहने का मतलब ये है कि ए 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरता है, बी एक, अब क्योंकि हमने ये क्षमता निकाल ली है, बी 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरता है। दोनों मिलकर 10 प्लस 8 यानी कि 18 लीटर पानी भरा गया जब तीनों को एक साथ चलाओगे। लेकिन उसी समय क्या करता है सी 12 लीटर पानी खाली कर देता है, तो 12 लीटर इसमें से पानी खाली हो जाएगा। यानी कि 6 लीटर पानी जो है ना ये भरा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में। क्या 1 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरा जा रहा है, 6 लीटर पानी भरा जा रहा है। अच्छा, टोटल पानी कितना है, ये जो नंबर है ना ये टोटल होता है, टोटल काम कह लो, टोटल पानी कह लो। तो टोटल पानी 120 लीटर है, 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो कितने घंटे में ये टोटल 120 लीटर पानी भरा जाएगा। 120 किससे गुणा कराएं 6 की, मैं कहूँगा 20 से गुणा करा दीजिए। 20 छंग 120 होता है, तो इसकी भी 20 से ही गुणा कराना पड़ेगी, यानी कि 20 घंटे। तो मैं कहूँगा 20 घंटे में, देखिए 1 घंटे में अगर 6 लीटर पानी भरा जाता है तो 20 घंटे में 120 लीटर पानी भरा जाएगा। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, मैं कहूँगा 20 घंटे का समय लगेगा। 20 घंटे आपका ऑप्शन नंबर सी वाली में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर है सी के साथ है, तो मैं कहूँगा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें आपको। देखिए 720 रुपए में 18 गेंदें बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए मान लेते हैं साथियों कि एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है, x रुपए है। कितने रुपए है, एक गेंद का क्रय मूल्य x रुपए है। और यहाँ पर एक तरीके से अगर बात करते हैं 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर जो है ना वो हानि हुई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 18 गेंदों को बेचा गया है तो 18 गेंदों को खरीदा भी गया होगा, तो मैं कह सकता हूँ 18 गेंदों का है ना, 18 गेंदों का क्रय मूल्य। देखिए जब एक गेंद का क्रय मूल्य हमने x माना है तो 18 गेंदों का क्रय मूल्य हमने कितना मानना होगा, 18x मानना होगा। और 18 गेंदों को कितने रुपए में बेचा गया है, 720 रुपए में बेचा गया है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है 18 गेंदों को जो विक्रय किया गया है यानी कि बेचा गया है वो कितने रुपए में बेचा गया है, 720 रुपए में बेचा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर साथियों 6 गेंदों के बराबर जो है ना हानि हुई है, तो हानि की अगर बात करें हानि कितने की हुई है, हानि जो हुई है देखिए एक गेंद को x रुपए में खरीदा तो 6 गेंदों को कितने में साथियों 6x, यानी कि जो हानि हुई है वो 6x की हानि हुई है। अब देखिए ये चीज आपने सुनी होगी, मैं आपको बता दे रहा हूं। आपने सुना होगा साथियों हानि जो होती है वो किसके बराबर होती है, हानि आपकी बराबर होती है क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य अगर आप साथियों घटाते हो, है ना। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य अगर आप घटाते हो तो हानि होती है। तो हानि की जब हम साथियों यहाँ पर बात करते हैं कितनी हुई है हानि, 6x की हानि हुई है, बराबर क्रय मूल्य कितना है, 18 गेंदों का क्रय मूल्य साथियों 18x है, माइनस विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय साथियों 7x है, 720 है। तो इसमें से x का मान तो बहुत आराम से निकल जाएगा और हमें x का मान ही तो निकालना है, एक गेंद का क्रय मूल्य ही तो हमें निकालना है। तो देखिए ये 18x है, ये बराबर के उधर इधर आएगा 6x माइनस का हो जाएगा और ये बराबर का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये 12x बराबर कितना बचा, 720 बचा। 12 से कट होगा अगर ये 12 50 60, 12 छंग आपका 72 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका जो आया है वो 60 रुपए आया है। यानी कि एक गेंद का जो क्रय मूल्य होगा, एक गेंद को आपने ये 60 रुपए में खरीदा होगा। 60 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूँगा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आप लोग देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कहने कि एक तार एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। मान लीजिए कोई तार है और इसको हमने क्या किया, एक वर्ग के रूप में साथियों, है ना, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, एक वर्ग के रूप में हमने इसको मोड़ लिया। कहने कि इसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर, यानी कि इसका क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो ए स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 121 है। तो ए बराबर कितना निकलेगा, 11 निकलेगा। और ए जो होता है वो इसकी लंबाई होती है, यानी कि 11। तो देखिए ये भी 11 हो गया, ये भी 11 हो गया, ये भी 11 हो गया और ये भी 11 हो गया, है ना। तो अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसका परिमाप कितना होगा, 11 गुणा 4 44। तो ये इस तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी। ठीक है, तो एक तार एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर होता है। यदि तार को, यानी कि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, यानी कि जो लंबा सा तार है इसको एक वृत्त बना दिया जाए, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही, वृत्त की त्रिज्या r होती है।
ठीक है ना। देखिए अगर हम 44 सेंटीमीटर के तार को एक वर्ग बनाएंगे तो इसका परिमाप बराबर हो जाएगा। तो कितना सातु, ये क्या है 2 पाई आर, वृत्त का परिमाप 44 आ जाएगा बराबर। तो अब यहाँ से हम आर का मान बहुत आराम से सातु निकाल लेंगे, 2 गुणा 22/7 आर बराबर 44 हो जाएगा। देखिए 22 गुना 44, ये 44 से 44 कैंसिल, आर बराबर ये 7 इधर आ जाएगा। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि त्रिज्या जो निकलेगी वो 7 निकलेगी। वृत्त की त्रिज्या जो निकलेगी कितनी निकलेगी सातु, वो 7 निकलेगी, और 7 आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर 50 है ना, 15.9 और ये सातु क्या है, ये भाग है 15.9 भाग 0.3 प्लस 3 गुणा 2, 3.2 गुणा 7.6 माइनस 3.4 माइनस 50। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर इसको सातु सॉल्व कर लीजिए। 7.6 में से 3.4 अगर घटाते हैं तो 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, यानी कि 4.5 आपका 4.2 आपका आ चुका है। ठीक है अब 3.2 की इससे गुणा करा दीजिए, या इसकी अगर भाग करें साथ तो देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा, और 3 3 आपका जो है ना वो 9 हो जाएगा। ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैंने इधर को लिख लिया, इधर को मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। 53 आ रहा था ना, तो 53 आपका सातों यहाँ पर आ जाएगा। अब तो 3.2 की 4.2 की सातों यहाँ पर हम लोग गुणा करा लेते हैं, है ना। गुणा करा के यहाँ पर लिख दे, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, 2 3 आपका 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 3 12 आपका हो गया, 4 आ गया, 14 आ गया, है ना, और ये 3 और ये 1 आ गया। अब देखिए 1 और 1 2 नंबर के बाद पॉइंट था, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 13.44 माइनस 50 आ जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा सातों 53। अब इसको आप प्लस कर दीजिए, 53 प्लस 13.44 तो 0.44 आ जाएगा, और 3 6 हो जाएगा, 1 और 5 आपका 6 हो जाएगा, यानी कि 66.44 में से 50 आपको यहाँ पर सातों क्या करना है, घटाना है ना। तो मेरे हिसाब से सातों 16.44 आ जाएगा, और 16.44 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये सातों अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने SBI से 10 प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर ऋण लिया, ठीक है। 5 वर्ष बाद उसने ब्याज के रूप में 5,000 रुपए का भुगतान किया, तो उसके द्वारा उधार ली गई मूल राशि आपसे पूछी जा रही है। देखिए एक सूत्र होता है साथियों, मूल राशि को हम प्रिंसिपल मानते हैं, यानी कि P मानते हैं, है ना। P बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे R, यानी कि दर और समय। तो यहाँ पर मूलधन आपको निकालना है, मूल राशि निकालना है। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 5,000 दे रखा है, और गुणा 100 आ जाएगा, और दर कितनी दे रखी है, 10% की दर दे रखी है, समय आपको 5 वर्ष दे रखा है। तो इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, है ना। तो 500 और गुणा 20 करेंगे तो साथियों 10,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो 10,000 आपका जो होगा ये मूल राशि होगी, और ये कौन से ऑप्शन में लिखी है, ये ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।